तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये हमारी जो क्लास होने वाली है, ये हमारी मैराथन क्लास है। वो किसकी? तो यूपीएससी ईपीओ के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए जो आपका एक छोटा सा टॉपिक है, कौन सा? इंश्योरेंस। तो हम लोग आज बीमा को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि जल्दी से देख लीजिए एक बार। मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये है हमारा यूपीएससी ईपीएफओ 2026 का बैच। ये हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का 2026 का बैच है, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवर्ड, हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम कह सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा। 5 मॉक टेस्ट, डिटेल सॉल्यूशन, एग्जाम प्रिपरेशन बेस्ड फ्री वीकली टेस्ट मिलेगा और 5 टेस्ट आप में इसी बैच में मिल जाएंगे। और इस बैच का प्राइस है मात्र 399 रुपए। 399 रुपए है। आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ओल्ड ईपीएफओ, ठीक है। ओल्ड ईपीएफओ आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो ये आपको मात्र 399 में मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा? तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और आप डाउनलोड करिए एग्जाम वेब ऐप। वहां पर लॉगिन करने के बाद आपको कह सकते हैं पेड कोर्स के सेक्शन में मिल जाएगा ईपीएफओ का बैच। वहां से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज क्लास में हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बीमा के बारे में। अब बीमा के बारे में समझेंगे, इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे। आपने देखा होगा भैया कौन सा इंश्योरेंस? कार इंश्योरेंस। हमने कहा कार इंश्योरेंस कराना है हमें, लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा कराना है हमारा, कौन सा हमें कह सकते हैं फसल बीमा कराना है ना। यानी कि आपने देखा बहुत टाइप के बीमे होते हैं। तो सबसे पहले बीमा होता क्या है इस बारे में समझेंगे कि बीमा होता क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या बीमा शब्द का मतलब है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीमा होता क्या है, इंश्योरेंस। तो दो पक्षों के बीच जोखिम हस्तांतरण के लिए किया गया समझौता क्या कहलाता है? बीमा। सिंपल से समझो भैया, दो लोगों के बीच में जोखिम हस्तांतरण यानी कि जोखिम कह सकते हैं भैया, जो भी हमारा खतरा होने वाला जोखिम है उसकी भरपाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक बीमा पॉलिसी लेते हैं। अक्सर करके आप सभी लेते होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि कह रहा है दो पक्षों के बीच में हस्तांतरण होता है जोखिम के लिए। यानी कि आप कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं कंपनी को। आपने मान लिया, थोड़ा सिंपल सा भाषा में समझाना चाहते हैं आपको, आपने एलआईसी से अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया। लाइफ इंश्योरेंस में आपने जीवन बीमा कराया और जीवन बीमा में क्या आपने देखा कि भैया एक हमने बीमा कराया, किस लिए कराया? कल को हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उससे क्या होगा? हमारे इलाज के लिए बीमा कंपनी में क्या देगी? फंड देगी, ठीक है। अब वो आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमने इतने इतने रुपए का बीमा लिया तो ये फैसिलिटी हमें मिलेंगी। फिलहाल हमें बस इतना भी समझना है, इन सभी बातों को हम लोग आगे बात करेंगे एकदम डिटेल में। अभी हमें सिर्फ इतना समझता है बीमा होता क्या है। बीमा सिंपल सी बात है, दो पक्षों के बीच में जोखिम हस्तांतरण के लिए किया गया समझौता ही क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बीमा क्या होता है? दो पक्षों के बीच जोखिम हस्तांतरण के लिए किया गया समझौता क्या कहलाता है? बीमा कहलाता है। अब इस बीमा को समझें तो हमने आपको ये देखो एक सिंपल सा फिगर है। हमने ये नोट से क्यों लिया पढ़ाने के लिए आपको? क्योंकि इस नोट्स में आप एक एक चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद आपके सारे डाउट यानी कि एक तरीके से ना तो कोई माइंड में डाउट रहने वाला है, ठीक है। चलो बात करते हैं भाई। देखो, जैसे मैं ये एक पर्सन है, ये पर्सन कौन है? इसको बोलते हैं इंश्योर्ड यानी बीमित व्यक्ति। बीमित व्यक्ति कौन? जिसने बीमा लिया है, यानी कि हम लोग जो लोग क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, ठीक है। हमने कोई बीमा लिया तो बीमा लेने वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में बीमित कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं इंश्योर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो बीमा लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बीमित कहलाता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने बीमा लिया है। फिर एक होता है बीमा करता। दो चीजें हुई, एक तो होता है बीमा लेने वाला व्यक्ति जैसे मैंने बीमा करवाया है, और एक होता है जो बीमा करता है, एक कंपनी हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इंश्योरर या एश्योरर बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरर या एश्योरर बोलते हैं। किसको? जो बीमा करने वाली कंपनी होती है। तो अभी आपने दो चीजें समझी। एक पहली चीज समझी कि भैया बीमा होता क्या है, दो पक्षों के बीच में जोखिम स्थानांतरण की जो कह सकते हैं समझौता होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीमा बोलते हैं। और इस बीमे में दो पर्सन है, कहानी के तौर पे समझो, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, एक तो बीमा लेने वाला और यानी कि जो बीमा करवाता है। जैसे मैं हूं, अपनी लाइफ के लिए बीमा लिया है मैंने कि भैया मुझे कल को चोट लग जाए, कोई मैं बीमार हो जाऊं, तो मैंने बीमा लिया है उसके लिए, ठीक है। और उसके लिए मैंने, एक तो दो पर्सन है, एक तो मैं बीमा लेने वाला, एक कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है। बीमा
देने वाली, ठीक है। तो बीमा, जो बीमा करता है उसे क्या बोलते हैं, उसे इंश्योरर बोलते हैं, और जो बीमा लेता है उसे उसे इंश्योर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बोलता है, इसको हिंदी में कहते हैं बीमा, बीमित व्यक्ति, और इसको बोल सकते हैं बीमा करता। बीमा करता कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। चलो, इतना समझ लिया। अब देखो, इस बीमे के दौरान पूरी घटना क्या होती है, पूरा हम कह सकते हैं साइकिल को समझ लेते हैं। जैसे आपने बीमा लिया, अब क्या करेंगे आप, उस बीमे के लिए कुछ ना कुछ आप क्या देते हैं, रकम देते हैं। किसको, आप मंथली या ईयरली कुछ ना कुछ पैसे देते हैं बीमा कंपनी को। तो जो दिया जाने वाला धन धन होता है, यानी कि जो मैंने लिया है और मैं कंपनी को जो पैसे दे रहा हूं, किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, यानी कि कह सकते हैं जो बीमित बीमाकर्ता को जो धन देता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं भैया, प्रीमियम। ये एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन शब्दों का ही फेर है, ठीक है। तो बस समझो, सबसे पहले समझा बीमित क्या होता है, बीमा करता क्या होता है। समझ देखा, जो बीमित व्यक्ति होता है, ये जो जो धन देता है किसको, बीमा करता को, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं भैया, प्रीमियम। अभी तक क्लास लास्ट तक देखिए, एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो धन देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। और जो बीमा करता, यानी कि मान लो अभी जो हमने देखा, बीमित जो देता है उसे कहते हैं हम लोग भैया प्रीमियम। अब मान लो कल को मुझे चोट लग गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा हाथ टूट गया, मेरा पैर टूट गया, ठीक है। मेरा हाथ या पैर टूट गया, तो अब जो बीमा कंपनी का दायित्व क्या है, वो हमें क्या देगी, क्लेम देगी। क्लेम का मतलब हमारे चोट लगी है तो हमने भैया तुम्हें पॉलिसी दे रहे थे, और हमने ये तुमसे पॉलिसी ली थी कि भैया ये चीज हमें आप देंगे, ठीक है। तो उसने क्या, उसने जो हमें कह सकते हैं, बीमाकर्ता ने हमारे चोट लगने के बाद जो हमें दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो, तो देखा भैया, बीमित व्यक्ति जो बीमाकर्ता को धन देता है उसे बोलते हैं प्रीमियम। जो बीमाकर्ता यानी कि बीमित को देता है किसी कारणवश, यानी कि आपके एक्सीडेंट हो जाने पर या किसी भी कारणवश जिसके लिए आपने बीमा लिया होगा, तो उसे बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। अब आता है पॉलिसी। क्या होता है भैया पॉलिसी, तो देखो, एक पॉलिसी मतलब शर्तें। हमने एक पॉलिसी ली, पॉलिसी में निर्देश क्या क्या थे, हमने कहा भैया अगर हमने 5 लाख का बीमा लिया, कितने लाख का, 5 लाख का हमने बीमा लिया है, 5 लाख का। अब हमें एक, हमारे बीच में कुछ रूल एंड रेगुलेशन रखे गए कि ये भैया नियम है, पढ़ लो, इतनी चीजें हमें देनी होंगी, ठीक है। तो कंपनी के कुछ रूल्स थे, और रूल्स क्या थे कि आपको अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस चाहिए तो आपको मंथली 1,000 रुपए जमा करने होंगे। कंपनी ने कहा अगर आपको 5 लाख का बीमा चाहिए तो आपको क्या चाहिए भैया, 5 लाख का बीमा चाहिए तो आपको 1,000 रुपए मंथली जमा करना पड़ेंगे। तो ये करना पड़ेंगे, यही क्या कहलाया भैया, ये कहलाया पॉलिसी। बात समझ में आ गई ना, ये क्या कहलाई, ये पॉलिसी हो गई, जो उसकी ये पॉलिसी है। बात समझ गए। तो आप इतनी चीजों को समझ पाए बहुत अच्छे तरीके से कि भैया जो बीमा करवाने वाला व्यक्ति होता है वो बीमित कहलाता है, जो बीमा करता है यानी कोई कंपनी हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया LIC का, ये एक बीमा कंपनी है जिसका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये कंपनी जो है, ये क्या है, ये बीमा करता कंपनी है, इसको क्या बोलेंगे, इंश्योर या एश्योर बोलेंगे। और यही जो है जोखिम को वहन करता है। तो जोखिम को वहन करने वाला क्या कहलाता है, तो आप कहोगे बीमा करता एश्योर कहलाता है, ठीक है। एश्योर है, एश्योर बोलेंगे, एश्योर या फिर इंश्योर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, जो जोखिम को वहन करता है, यानी कोई भी दुर्घटना हुई मेरे साथ तो वहन कौन करेगा, ये करेगी बीमा करता कंपनी। यहां तक कोई दिक्कत। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। बीमित, तो बीमित का मैं बता चुका हूं, वह व्यक्ति जिसके लिए बीमा पॉलिसी की जाती है वो क्या कहलाता है, बीमित। मैंने बता दिया जैसे मैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सबसे पहले बीमा की शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले जो बीमा है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो आप कहोगे इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इंग्लैंड से हुई थी। तो बीमा की शुरुआत कहां से हुई, आप कहोगे इंग्लैंड से हुई। ये बात समझ में आई। अब देखो, सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुई बीमा, बीमा कहां पे सबसे पहले स्टार्ट हुआ, तो आप कहोगे ये सबसे पहले बीमा स्टार्ट हुआ था कहां पर आपका, ये स्टार्ट हुआ आपका समुद्री मार्ग में, या फिर हम लोग कहते हैं समुद्र में, समुद्री मार्ग पर ये सबसे पहले शुरुआत की जाती है, ठीक है।
तो जैसे भैया बताया मैंने ये बीमे की शुरुआत कहाँ से होती है, इसके पीछे का थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे, मतलब इतिहास क्या है समझ सकते हैं कि एक कहानी के तौर पे कि ये समुद्र में सोचता था कैसे। जैसे हमारा जो व्यापार होता था, जो हमारा अक्सर करके कह सकते हैं भारत का विदेशों से व्यापार होता था, तो ये व्यापार व्यापार किसके थ्रू होता था? आप कहोगे भैया ये व्यापार होता था समुद्री मार्ग से। कैसे होता था? समुद्री मार्ग के थ्रू हमारा व्यापार होता था। अब व्यापार में देखा कई सारी हमारे पास क्या आती थी, दिक्कतें आती थी। हमने मान लिया कि हमारा सामान भारत से कह सकते हैं भैया ईरान जा रहा है, इराक जा रहा है, या हमारा इंग्लैंड जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो जो हमारा सामान भारत से जाता था या भारत आता था, तो दोनों में ही क्या रहता था, एक जोखिम रहता था। क्या जोखिम होता था? या तो भैया हो सकता है हमारा सामान समुद्र, छोटी-छोटी नावें हैं, छोटी-छोटी नावों से जा रहा है सामान, मान लो कहीं समुद्र में बहुत तेज लहर आ गई, नाव पलट गई, हमारा सामान ढह गया, हमारा सामान मान लो समुद्र में गिर गया। या फिर हमने माने थोड़े बड़े शिप हैं, तो वहां पर क्या हुआ, बंदरगाह पर जो समुद्री लुटेरे हुआ करते थे उन्होंने हमारा सामान लूट लिया। तो ये दो जोखिम हो सकते थे। एक तो हो सकता भाई हमारा समुद्र में सामान कहीं ना कहीं नावा पलटने से हमारा सामान गायब हो जाए, या फिर किसी लुटेरों के द्वारा हमारा सामान लूट लिया जाता था। तो इसी कारण अब ये क्या किया कि भाई अब हम लोग 10 लोग हैं व्यापार करने वाले। कहानी को समझो छोटा सा, आपको बीमा पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा समुद्री मार्ग के थ्रू हमारा व्यापार हो रहा है, ठीक है, और व्यापार में आने वाली दो दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत क्या है कि पहली दिक्कत है भैया हमारा लहरों की वजह से नाव ढह जाती है, तो उससे हमारा नुकसान हो जाता है। दूसरा है कि समुद्री लुटेरे हमारा सामान लूट लेते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान के लिए अब मान लो मैं हूँ व्यापारी और मैं अपना सामान लेके जा रहा था, मैंने इतनी सारी जमा पूंजी लगाने के बाद मैं व्यापार कर रहा था और मेरा एक बार में मान लो 10-20 लाख का नुकसान हो गया। एक 10-20 मेरा 10-20 लाख का सामान जो था वो लूट लिया। अब मैं दोबारा से व्यापार कैसे कर पाऊंगा? यानी कि मेरी जो जमा पूंजी थी उससे मैं व्यापार कर रहा था और एक बार में मेरा सामान लूट लिया गया, तो क्या मैं व्यापार कर पाऊंगा? मैं तो बिल्कुल बिल्कुल एक तरीके से व्यापार से ही बाहर हो जाऊंगा। भाई मेरे पास कोई इनकम ही नहीं बचेगी, तो मैं व्यापार करूंगा कैसे? बात समझ रहे हैं ना आप? तो कैसे करूंगा व्यापार? तो इसके लिए ही मान लो हम सभी लोग हैं, हम 10 लोग हैं, 10 लोग हैं व्यापार करने वाले, तो हम 10 लोगों में एक समझौता हुआ कि भाई क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम सब लोग मिलके एक एक नियम बना लेते हैं, यानी कि अपना एक कह सकते हैं एक गुट बना लिया। उसमें कहा कि भैया मान लो अक्सर करके किसी ना किसी का सामान लूटा जाता रहता है, लूटा जाता रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सब लोग अब एक किसी व्यक्ति का सामान ढह गया या लूट लिया गया लुटेरों द्वारा, तो हम लोग सब क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। एक तरीके से सिंपल सी बात समझो, हम लोग उसकी मदद करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मदद करेंगे, एक व्यक्ति का सामान लूट लिया गया है, तो सब 9 लोग मिलके उसकी हेल्प करेंगे, उसको उसके व्यापार को दोबारा से स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो, अब इसके लिए उन्होंने क्या नियम बनाया कि भैया ऐसा करेंगे, इसके लिए हर हर व्यक्ति, जो 10 व्यक्ति हैं, ये हर लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग फंड बना लेते हैं हम लोग। हम 10 लोग हैं व्यापार करने वाले, एक अलग फंड बना लेते हैं और फंड में क्या करेंगे, हम लोग हर महीने हजार-हजार रुपए डालेंगे। हम लोग हर महीने हजार-हजार रुपए डालेंगे, तो एक हमारे पास बड़ा फंड हो जाएगा। हमारे पास एक बड़ा फंड हो जाएगा और जब भी किसी पर जोखिम आएगा, जब भी हम 10% में से किसी पर जोखिम आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी फंड से पैसे निकाल कर हम दोबारा से उनके बिजनेस को स्टेबलाइज करेंगे। ये कहानी आपको समझ में आई? कहानी बड़ी सिंपल सी है कि भैया समुद्री मार्ग से लुटेरे व्यापार कर रहे थे, हम लोगों ने मैं आपको सिर्फ बीमा समझाना चाहता हूँ होता क्या है, ठीक है, इसलिए मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि 10 लोगों ने मिलके एक फंड बना लिया, उन्होंने कहा इसमें सब लोग 1-1 हजार रुपए पर मंथ डालेंगे और जब भी किसी पर कोई जोखिम आएगा, तो उन्हीं पैसों से हम उसके बिजनेस को स्टेबलाइज करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो मैं आशा करता हूँ आपको बीमा क्या होता है, कैसे बीमे की शुरुआत हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस बीमे की शुरुआत कहाँ से हुई, किस देश से हुई, तो याद रखेंगे बीमे की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई, ठीक है। देश का नाम पूछा है तो इंग्लैंड। कहानी याद रखेंगे कैसे कैसे हुई। अब हम लोग बात करते हैं बीमा की। जो बीमा होता है भैया, ये दो टाइप का होता है। एक तो होता है जीवन बीमा और दूसरा होता है आम बीमा। जीवन बीमा मतलब लाइफ इंश्योरेंस, जो किसके लिए होता है, किसी व्यक्ति के जीवन के लिए होता है, जिसको बोलते हैं लोग जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस। फिर आते हैं हमारे आम बीमा। आम बीमे हमारे अलग अलग टाइप के कई सारे हो सकते हैं। अब मैंने एक बीमा, अब तो देखा होगा बहुत सारे लोग भाई अपनी अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे भी बीमा करा लेते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं, है ना। अगर मेरे दांत को कुछ हुआ तो ये क्लेम करेंगे, मतलब अलग अलग चीजों का बीमा ले लेते हैं।
अब मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने ये सिंपल सा एक फोन खरीदा, इस फोन में क्या किया हमने, इसका बीमा करा लिया। अक्सर कर लोग कराते हैं भाई, महंगे फोन लेते हैं, मैं तो सस्ता सा फोन चलाता हूँ, जो महंगे फोन लेते हैं आईफोन, तो उन्होंने कहा भाई इसका 12,000 का बीमा भी करा लो, कल को ये फूटेगा टूटेगा कुछ भी होता है इसके साथ तो इसको कंपनी क्लेम करेगी, रिपेयर करके देगी, है ना। ऐसे ही तो ये दो बीमा हो गए दो टाइप के, एक हो गया लाइफ बीमा जो हमारे जीवन से संबंधित होता है, हम अपना लाइफ इंश्योरेंस में देखेंगे आप, तो इसमें अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के जीवन के लिए हम बीमा ले सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन के लिए और अपने परिवार के लिए। ये क्या होगा, ये हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जीवन बीमा, ठीक है, यानी कि हमारे हेल्थ रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी वो सब हम बीमा में कवर कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हमने बीमा करवाया कितने लाख का, 20 लाख का, हमने 20 लाख का बीमा कराया, जिसका जिसका प्रीमियम हम देते हैं पर मंथ 2,000 रुपए, 2,000 रुपए पर मंथ देते हैं। किस लिए, क्योंकि कल को कोई हमें दिक्कत होगी, कल को कोई हमें दिक्कत होगी तो वो कहाँ से मिल जाएगा हमें, मान लो कल हम बीमार हो गए और हमें 5 लाख की रुपयों की जरूरत पड़ी, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हमने इंश्योरेंस करा रखा था, तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो हमें क्या देगी, क्लेम देगी, बॉन्ड देगी, जिससे हमारा इलाज हो पाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये हो गया जीवन बीमा। ऐसे होता आम बीमा। अब आम बीमे में क्या है, अब इसमें देखो जैसे जैसे ये जैसे हमारा कार बीमा आ गया, है ना, घर का बीमा आ गया, अभी हमने आपको बताया घर के बाद में हमारा फसल बीमा आ गया, है ना, किसान अपनी फसल का भी बीमा कराते हैं। अब हमने अपना बिजनेस बीमा करा लिया कि हमारा हमारा एक शॉप है, दुकान है, हमने उसका भी बीमा करा रखा है, कल को हमारी दुकान में कहीं आग लग जाए, है ना, या चोरी हो जाए, तो हमने अगर बीमा करा रखा होगा तो उससे क्या होगा, हमारे बॉन्ड मिल जाएगा और जिससे हम अपने बिजनेस को दोबारा स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो बीमे का सिंपल सा मतलब ये है। तो अब इसमें आम बीमे में आपके बहुत सारे बीमा आ जाएंगे, कार बीमा, बाइक बीमा, घर बीमा, फसल बीमा, है ना। इसके बाद में आपने जैसे मैंने आपको बताया फोन बीमा, ऐसे बहुत सारे बीमे आपके आ जाएंगे, किसमें, आपके आम बीमा में। तो हमने देखा बीमा दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारा लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा जो दो टाइप का हो सकता है, एक तो जीवन बीमा में देखेंगे तो आपका हमारा कह सकते हैं ये हो जाएगा, एक तो परिवार के लिए, एक तो हो जाएगा हमारा परिवार के लिए और एक हो जाएगा हमारे स्वयं के लिए। तो हम दो टाइप से ले सकते हैं जीवन बीमा, एक तो अपने स्वयं के लिए और दूसरा ले सकते हैं परिवार के लिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम, जिसका नाम है एग्जाम वेब। टेलीग्राम पे जाके आप एग्जाम वेब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम चैनल को, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, या फिर आप हमारे ऐप पे जाकर भी इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एग्जाम वेब ऐप पर, ठीक है। चलो, तो बीमा देख लिया आपने, दो प्रकार का होता है, एक तो आम बीमा, एक फसल बीमा। अब जीवन बीमा दो प्रकार का होता है, एक तो स्वयं के लिए करा सकते हो आप, एक परिवार के लिए करा सकते हो, ठीक है। अब आम बीमे में आपके बहुत सारे बीमा आ जाते हैं, जैसे कार बीमा, घर बीमा, फसल बीमा, मोबाइल का बीमा करवा लिया, दुकान का बीमा करवा लिया, तो ये सारे बीमे आपके आम बीमे में आ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा बीमा का इतिहास, ठीक है। तो आपने कितनी चीजें समझ ली हैं, आपने सबसे पहले बीमा की बात की, है ना, बीमा क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, फिर बीमा कितने प्रकार का होता है ये आपको समझ में आ गया, बीमा में कौन कौन होते हैं और क्या पॉलिसी पॉलिसी क्या होती है, प्रीमियम क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, इंश्योर क्या होता है, एश्योरर क्या होता है ना, ये आपने सारी चीजें समझ ली हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीमे का इतिहास, यानी कि हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमे के इतिहास की बात करते हैं हम लोग, जीवन बीमे की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है। चलो, तो बात आती है भैया 1818 की, बात है 1818 की, जब कलकत्ता में एक आपकी जीवन बीमा कंपनी खोली जाती है। अब जीवन बीमा होता क्या है, बीमा क्या होता है, ये सब सारी चीज समझ सके आप, तो आपको याद रखना है 1818 में एक कंपनी खोली जाती है जिसका नाम होता है ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी होती है जिसका नाम क्या होता है, ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। कहाँ खोली जाती है, कलकत्ता में। तो इससे तुम्हें तीन चार पॉइंट ये याद रखने, पहले पहली जीवन बीमा कंपनी कब खोली गई, 1818 में, कहाँ खोली गई, कलकत्ता में, क्या नाम था, ओरिएंटल जीवन जीवन बीमा कंपनी, ठीक है, और स्थापित की गई कब, 1818 में, और ये भारत की पहली जीवन बीमा कंपनी है। तो ये चार पांच पॉइंट हैं आपको कॉमन से याद रखने हैं, ठीक है। तो पहली कहाँ खोली गई, कलकत्ता में, नाम ओरिएंटल बीमा कंपनी, और किसके रूप में स्थापना हुई, जीवन बीमा के रूप में। फिर आता है भैया 1829 का दौर,
फिर आता है हमारा 1829 का दौर। अब यहाँ पर खुलती है एक पूरी की पूरी बीमा सोसाइटी, जिसका नाम क्या होता है, मद्रास जीवन बीमा सोसाइटी। ये भारत की पहली जीवन बीमा सोसाइटी थी, यानी जीवन बीमा कंपनी, सॉरी ये दूसरी जीवन बीमा कंपनी थी। पहली तो आपकी कौन सी होगी, ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी, और दूसरी कौन सी होगी, तो दूसरी 1829 में खोली जाएगी मद्रास जीवन बीमा सोसाइटी के नाम से मद्रास में ही खोली जाएगी, जो आपकी दूसरी जीवन बीमा कंपनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन दोनों के बारे में समझ लिया आपने, दोनों को समझ में आ गया। पहला पूछा जाए पहली कब खोली गई, 1818 में खोली गई। कहाँ खोली, कलकत्ता में खोली गई। नाम क्या था, तो ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी। ओके, दूसरी आती है मद्रास जीवन बीमा कंपनी, मद्रास जीवन बीमा सोसाइटी, कब हुई, 1829 में खोली गई, और ये दूसरी कंपनी थी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग। फिर आता है भाई 1870 का दौर, फिर आता है 1870 का दौर, या फिर हम लोग कहें 1870 में एक अधिनियम आता है। कौन सा अधिनियम, 1870 के दौर में एक अधिनियम आता है, जिसका नाम होता है भैया ब्रिटिश बीमा अधिनियम 1870। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमारा जो पिछला ईपीएफओ का बैच था, इसमें से जो हमारे ईपीएफओ के बैच में से लगभग 12 बच्चों का प्री क्वालिफाई हुआ था और लगभग 4 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था, यानी कि उनका इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, तो 4 बच्चे जो हैं ये फाइनल सेलेक्ट हुए और 12 बच्चों ने हमारे पिछले ईपीएफओ के बैच से प्री क्वालिफाई किया था। ठीक है, और 4 का फाइनल हो गया था उसमें से, यानी इंटरव्यू देने के लिए 12 बच्चों को मौका मिला था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। चलो 1870 का दौर है भैया, और एक अधिनियम आता है ब्रिटिश बीमा अधिनियम 1870। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उनको समझते हैं। तो ये इसी में आप देखेंगे किस अधिनियम के तहत, 1870 के ब्रिटिश बीमा अधिनियम के तहत बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना होती है। 1870 में बीमा अधिनियम आता है, 1871 में इसकी स्थापना हो जाती है, जिसका नाम क्या होता है, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना किस टाइम पीरियड में हुई थी, या फिर किस अधिनियम के तहत हुई थी, या कब हुई थी, और ये आपसे मैचिंग में भी पूछ सकता है। तो आप समझ लें, बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्टेबलाइजेशन हुआ था 1870 में, और ये भारत की पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी थी। तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पहली कंपनी पूछा है तो कलकत्ता में खोली गई, ओरिएंटल। ठीक है, 1818 में खोली गई, लेकिन वो थी ब्रिटिश। अगर भारतीय की बात की जाए तो ये भारत की पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी कौन थी, तो आप कहेंगे बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, भारत की पहली तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और अगर वहीं पर पहली पूछी जाए तो पहली कौन सी, 1818 में जो कलकत्ता में खोली गई। भारत की पहली पूछी जाए तो 1818 में कलकत्ता में खोली गई थी, ओरिएंटल। ठीक है, चलो अब बात आती है आगे इसी अधिनियम के तहत 1874 में ओरिएंटल। ठीक है, 1874 में ओरिएंटल, और 1897 में अंपायर ऑफ इंडिया बना। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया भैया। इसी अधिनियम के तहत 1874 में ओरिएंटल आया और 1897 में इसी में अंपायर ऑफ इंडिया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो भाई बढ़ जाते हैं जल्दी से। फिर बात आती है 1912 की, बात आती है कब की, 1912 की आती है, जीवन बीमा कंपनी अधिनियम इस टाइम पे आपका पारित किया गया था। ठीक है, जीवन बीमा अधिनियम आपका इस टाइम पे पारित किया गया, और प्रीमियम राशि दर, यहीं पर प्रीमियम दर राशि की सारणी दी गई, यानी कि जो हमने आपको प्रीमियम बताया क्या होता है प्रीमियम, ये आप समझ चुके हैं पहले ही। तो प्रीमियम राशि दर की सारणी आपको इसी टाइम पीरियड में दी गई, कब, 1912 में। कब दी गई, 1912 में। यानी कि क्या क्या उसके प्रीमियम हो गए एक पूरी की, अगर आप 5 लाख का बीमा ले रहे हैं, 10 लाख का ले रहे हैं ना, आप कितने का बीमा ले रहे हैं, तो इसके लिए एक पूरी सारणी की तैयार की गई थी। फिर आता है समय समय पर बीमा कंपनियों की जांच भी की जाएगी, यानी कि अब जो कंपनियां होंगी इस अधिनियम के तहत, कह सकते हैं जो आपका 1870 का अधिनियम था उसी के तहत 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें इसी में आपको देखेंगे तो प्रीमियम राशि दर की सारणी आपको देखने को मिलती है, और समय समय पर बीमा कंपनियों की जांच भी की जाएगी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बीमा कंपनियों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
फिर बात आती है भैया 5वें नंबर, 1928 में एक अधिनियम आता है, 1800 सॉरी भाई, सॉरी सॉरी 1928 में, 1828 बोला, 1818 नियम ओरिएंटल वाला था, ठीक है। 1928 में एक अधिनियम आता है, ठीक है, जिसका नाम होता है बीमा अधिनियम। इसके बाद में भाई एक अधिनियम आता है, ये पारित नहीं होता है। फिर 1938 में पहली बार बीमा अधिनियम पारित होता है, जिसको नाम होता है इंश्योरेंस एक्ट। इंश्योरेंस एक्ट कब आता है तो याद रखेंगे, ये बीमा अधिनियम आता है भैया आपका 1938 में, ठीक है। अब ये 1870 वाला बीमा अधिनियम नहीं है, ये है भैया इंश्योरेंस एक्ट, कब का, ये है आपका 1938 का। इसी में पहली बार बीमा अधिनियम पारित किया जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे बीमा अधिनियम क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए यहाँ से कि 1912 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित किया गया था, और प्रीमियम राशि की यहीं से आपको क्या मिली थी, सारणी मिली थी, और समय समय पर बीमा कंपनियों की जांच भी की जाएगी, ये बात कही गई थी, ठीक है। आगे बात आती है 1928 में ये अधिनियम आता है, और 1938 में ये पारित होता है। तो इंश्योरेंस एक्ट कब आया, आप कहोगे ये लाया गया था भैया 1928 में, लेकिन इसको पारित होते होते 10 साल लग गए, 1938 में ये बीमा अधिनियम पारित होता है। अब हम लोग आगे समझेंगे बीमा अधिनियम के बारे में, ठीक है। बीमा अधिनियम क्या था इसके बारे में हम लोग, बीमा अधिनियम 1928 जो 1938 में पारित हुआ उसके बारे में समझेंगे। तो बीमा अधिनियम में बताया आपको दो प्रकार के बीमा देखने को मिलेंगे, इसमें दो प्रकार के बीमा, एक तो जीवन बीमा और दूसरा आपका गैर जीवन बीमा। तो बता चुका हूँ जीवन बीमा क्या होता है और गैर जीवन बीमा क्या होता है। जीवन बीमा आपको बता चुका हूँ, जो अपनी या कहें स्वयं या फैमिली से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जीवन से रिलेटेड होते हैं, उसे जीवन बीमा कहते हैं। और गैर जीवन बीमा में आपके घर का, कार का, फसल का, मोबाइल का, ये सारे बीमा आ गए, तो ये आपके गैर जीवन बीमा हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट रखा गया, एक पॉइंट क्या था भैया, इसमें राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू किया गया, यानी कि अब राज्यों पर कठोर नियंत्रण लागू किया गया कि आप इस अधिनियम के तहत जो आपका इंश्योरेंस एक्ट आया, इसमें राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू किया गया, यानी कि राज्यों का नियंत्रण होगा इस पर, ठीक है। यानी कि जो भी जीवन बीमा होंगे उस पर सबसे पहले राज्यों का नियंत्रण होगा, ठीक। अब इसके बाद 1956 की बात आती है। 1956 में स्पेशल क्या हुआ, ये मैं आपको की पॉइंट दे रहा हूँ, एकदम बहुत प्यारे प्यारे, ठीक है। एक अध्यादेश जारी किया गया 1956 में, एक अध्यादेश जारी किया गया, और इस अध्यादेश में क्या कहा गया, इसमें बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि अब जो देखो, अब हम थोड़ा सा बता दें आपको राष्ट्रीयकरण क्या होता है। आपने एक तो ये आपने देखा नेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, एक आता है प्राइवेटाइजेशन, है ना, यानी जिसको बोलते हैं निजीकरण। तो राष्ट्रीयकरण, और हम दूसरा बता देते हैं आपको, एक आएगा राष्ट्रीयकरण, दूसरा होगा निजीकरण। राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं इनका विलय करके उनको सरकारी बनाना, ठीक है, ये हमारा हो जाता है राष्ट्रीयकरण। और सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करना क्या कहलाता है, निजीकरण। बात समझ में आ गई। जैसे कई सारी कंपनियां हैं, कई सारी कंपनियां हैं या कहें प्राइवेट बैंक हैं, इनका क्या किया जाए, नेशनलाइजेशन किया जाए, इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, तो क्या होगा, इनको मिला करके, मैंने मान लिया जैसे आपने बैंक का पढ़ा होगा, तो आपने देखेंगे कि बैंक 10 बैंक थी, उनको मिला के एक नेशनल बैंक बना दी गई, है ना, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और क्या होता है, कई बार ऐसी कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसको क्या किया जाता है, निजीकरण कर दिया जाता है। जैसे अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार ने कई सारे निजीकरण किए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सरकारी कंपनियों को किसी निजी व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाता है, तो इसको कहलाता है निजीकरण। तो राष्ट्रीयकरण और निजीकरण आपको समझ में आ गया हो क्या होगा। तो आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन। अब आता है, तो आपने नेशनलाइजेशन देख लिया, प्राइवेटाइजेशन देख लिया, अब बता ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है, कोई भी चीज है उसको बढ़ बढ़ फैलाना, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन सिंपल सी बात है। जैसे हम कह सकते हैं कोई भी चीज है, मेरी कोई कंपनी है, मैंने सिंपल समझो, मैं आम का अचार बेचता हूँ, मैं क्या करूंगा, पहले अपने स्टेट में बेच रहा था, फिर मैं अपने पूरे देश में बेचने लगा, और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको बाहर भी भेजूं, 10 और देशों में इंपोर्ट करूं, तो क्या हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। और ये इसमें बीमा बीमा का जो राष्ट्रीयकरण होता है ये कब होता है, तो याद रखेंगे, डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, 19 जनवरी 1956 को कह सकते हैं क्या हो जाता है। अब देखो सिंपल सी एक बार पूरी बात बताता हूँ मैं आपको, फिर अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को साइड में रखता हूँ,
तो आपने देखा 1938 में बीमा अधिनियम पारित होता है और बीमा अधिनियम में दो प्रकार के बीमा मिलते हैं, गैर जीवन बीमा और जीवन बीमा। इनमें राज्यों का कठोर नियंत्रण लागू हो जाता है और एक अध्यादेश जारी किया जाता है, जिस अध्यादेश के तहत क्या होगा, अब जो होगा बीमा कंपनियों का होगा राष्ट्रीयकरण। और ये कब अध्यादेश जारी होता है, तो ये अध्यादेश जारी होता है आपका 19 जनवरी 1956 को। कब जारी होता है, 19 जनवरी 1956 को। और अध्यादेश में क्या कहा जाता है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इनका क्या किया जाएगा, नेशनलाइजेशन किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। ठीक है, तो इन सभी को मिला करके इनका राष्ट्रीयकरण किया गया कब, 19 जनवरी 1956 को। और इसी में क्या होगा, आपकी बन के निकल के आएगी, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, किसका, LIC का। ठीक है, चलो, तो इसी बीमा अधिनियम के तहत 19 जनवरी 1956 के अध्यादेश के तहत ही आपकी LIC का गठन होता है। चलो, तो इसी के बाद जून 1956 में, कब, तो जून 1956 में जीवन बीमा कंपनी अधिनियम के तहत जो आपका आता है LIC एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, ये कब आता है, जून 1956 में। अभी मैंने आपको बताया है 140 प्लस जो आपकी जीवन बीमा कंपनियां थी, उनको मिलाकर के उनका नेशनलाइजेशन किया गया। और उसी के बाद आता है आपका जीवन बीमा कंपनी अधिनियम, जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एक्ट 1956। ठीक है, इसमें क्या होता है, 200, देखो अब मैंने बताया 240 प्लस, इनमें 5 करोड़, इसमें क्या होता है, 5 करोड़ का निवेश किया जाता है। और निवेश करने के बाद क्या होता है भैया, 245 कंपनियों को LIC में विलय कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन एक्ट के तहत जो जून 1956 में आता है, इसके तहत क्या किया जाता है, जो आपकी 245 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनको मिलाकर के एक कंपनी बना दी जाती है, जिसका नाम क्या होता है, LIC। कह सकते हैं इन सभी को मिलाकर के एक बना दिया गया, जिसका नाम LIC रख दिया गया, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। ये आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, ये अधिनियम कब आया था, तो ये आया था जून 1956 में। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया आपके कि भैया 19 जनवरी 1956 को जीवन बीमा अधिनियम का अध्यादेश जारी पारित होता है, जिससे कहा जाता है कि अब क्या होगा, बीमा कंपनियों का नेशनलाइजेशन होगा। और नेशनलाइजेशन कब होता है, तो जून 1956 में जीवन बीमा अधिनियम आता है। उसी के तहत 245 छोटी कंपनियों को मिलाकर LIC को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक तरीके से पूरा का पूरा LIC में विलय हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया, तो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये है हमारा UPSC EPFO का बैच, ये है हमारा UPSC EPFO का बैच, जिसका कोर्स 20 जून से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और इसी में अपडेट करके आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। तो इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। इसी के साथ साथ में आपको 5 मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, फुल मॉक टेस्ट, है ना। और इसमें क्या क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस और एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा PDF के साथ में, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी और डाउट सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल करके या आप टीम को अगर कांटेक्ट करेंगे, तो टीम आपको टीचर का नंबर प्रोवाइड करा देगी, जिस पर आप व्हाट्सएप पे या फिर कॉल करके अपनी सारे के सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं। या फिर हमारा डाउट सेशन भी चलता है, आपको कोई भी डाउट रहता है तो उस सेशन को ज्वाइन कर लो, आप आराम से जितने भी डाउट होंगे आप आसानी से आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डाउट सेशन हमारा संडे को चलता है, उस डाउट सेशन में आप ज्वाइन करके डाउट सेशन को एकदम सारे डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं प्राइस, तो भैया जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमारे EPFO के पुराने स्टूडेंट हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर है भैया, 399 रुपए में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स 2026 का। और उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ओल्ड EPFO अगर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो मात्र 399 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये ऑफर केवल उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पिछली साल में 2025 के EPFO में हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा था। ठीक है, फिर आता है बात नए बच्चों के लिए, तो नए बच्चों के लिए कोर्स है भैया EPFO 35। EPFO 35 अगर आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में ये कोर्स। तो जल्दी से जाइए, और मिलेगा कहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको एग्जाम वेब एप्लीकेशन पर। कहाँ मिलेगा, एग्जाम वेब ऐप पर मिलेगा। और ये ऐप कहाँ मिलेगा, तो ये ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। तो जल्दी से जाइए, एग्जाम वेब को डाउनलोड करिए और इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा
तो आपने देखा कि LIC में 245 कंपनियों को मिलाकर के LIC बना दिया गया, यानी कि कह सकते हैं 19 जनवरी 1956 के तहत जो अध्यादेश जारी हुआ था, उसी अध्यादेश के तहत LIC कह सकते हैं जीवन बीमा कंपनियों का विलय हो जाता है, या कहें इनका नेशनलाइजेशन हो जाता है और एक कंपनी निकल के आती है जिसका नाम होता है LIC। ठीक है, LIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन अभी बन गया पूरा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को होती है। LIC की स्थापना कब होती है, तो आप कहोगे 1 सितंबर 1956 की स्थापना होती है। इसके लिए अधिनियम कब आता है, जून 1956 में, और कह सकते हैं जो आपका बीमा अधिनियम कब आता है, तो आप कहोगे 1936 में। ठीक है, सारी चीजें आप समझते रहिए, अगर आप इन चीजों को समझेंगे तो आपने काफी सारी चीजें समझ लेंगे। ठीक है, कि अधिनियम कब कब आया। मैं आपको, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये इस नोट्स के लिए आप क्या कर सकते हैं भैया, इस नोट्स के लिए आप सीधा जा सकते हैं टेलीग्राम पर, और आप सर्च करेंगे जैसे ही एग्जाम वेव, तो आपको चैनल मिलेगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब आता है आम बीमा का इतिहास। हमने अभी तक समझा किसके बारे में, जीवन बीमा का इतिहास। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आम बीमा का इतिहास। ठीक है, आम बीमा का इतिहास, आम बीमा की शुरुआत कब होती है, तो 1850 में भारत में पहली आम बीमा कंपनी आती है, भारत की पहली भी आम बीमा कंपनी आती है, जिसका नाम क्या होता है, टाइटन इंश्योरेंस कंपनी। जिसका नाम क्या होता है, टाइटन इंश्योरेंस कंपनी। कब आती है, तो ये आती है भैया 1850 में, जो आम बीमा पॉलिसी लेकर के आती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में 1907 में इंडियन मर्चेंट इंश्योरेंस कंपनी, जिसको मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी बोला जाता है, तो इंडियन मर्चेंट इंश्योरेंस कंपनी, या फिर हम कहते हैं इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी, कब आती है, 1907 में आती है। ठीक है, ये 1907 में इसकी स्थापना होती है, और ये पहली कंपनी है जो सभी प्रकार के आम बीमा करती है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सीधा सीधा याद रखना है आपको, ये पहली कंपनी है, कौन सी, इंडियन मर्चेंटाइल इंश्योरेंस कंपनी या इंडियन मर्चेंट इंश्योरेंस कंपनी। ये जो है भैया, ये 1907 में आती है, और ये पहली कंपनी है जो सभी प्रकार के आम बीमा करती है। तो अभी तक आपने जीवन बीमा का इतिहास पढ़ा था, अब आम बीमा की बात आई है। तो आम बीमा के लिए तो पहली कंपनी कौन होगी, आप कहोगे इंडियन मर्चेंट इंश्योरेंस कंपनी। कब आती है, 1907 में, और सभी प्रकार के आम बीमा करती है। फिर बात आती है 1957 की, अगला पॉइंट, 1957 में आम बीमा परिषद की स्थापना होती है। तो आपसे पूछा जाएगा आम बीमा परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1957। कब हुई, 1957 में। ठीक है, फिर 1972 में आम बीमा कंपनियों का भी क्या होता है, राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है 1972 की, तो 1972 में क्या होता है भैया, आम बीमा कंपनियों का भी क्या होता है, नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी आपने समझा था, जो आपकी जीवन बीमा कंपनी है, जीवन बीमा कंपनी, क्या हुआ भाई, तो आपकी जो जीवन बीमा कंपनियां हैं, इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप कहोगे इनका हुआ था भैया जनवरी 1956 में। और जो आपकी आम बीमा कंपनियां हैं, इनका नेशनलाइजेशन कब होता है, तो 1 जनवरी 1973 को। 1 जनवरी 1973 को क्या होता है भैया, जो आपकी आम बीमा कंपनियां होती हैं, इनका नेशनलाइजेशन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा आम बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो आप कहोगे 1973 में, और आपके जीवन बीमा कंपनियों का कह सकते हैं नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो आप कहोगे उनका नेशनलाइजेशन हुआ था 1956 में, जनवरी 1956 में। फिर यहाँ पर क्या होता है, वहां पर आपने देखिया जीवन बीमा कंपनी में 245 कंपनियों को मिलाकर के LIC की स्थापना होती है। ऐसे ही यहाँ पर 107 कंपनियों का विलय करके 4 बड़ी नई कंपनियां बनाई जाती है। ठीक है, क्या होता है भैया, यहाँ पर 107 कंपनियों को मिलाकर के 4 कंपनियां बनाई जाती है। 4 कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो कौन कौन सी याद रखना। नंबर 1 है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 1 पहली है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी दूसरी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। नंबर 3 है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, और नंबर 4 है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया
इंश्योरेंस कंपनी। तो कुल 107 कंपनियों को मिलाकर के एक 4 कंपनियां बनाई जाती हैं बड़ी। तो 4 बड़ी कंपनियां कौन होती हैं? तो नंबर 1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तीसरी है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और चौथी यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी। तो ये आपकी 4 बड़ी कंपनियां बनाई जाती है 107 को मिलाकर, और 245 कंपनियों को मिलाकर के एलआईसी की स्थापना होती है जीवन बीमा कंपनी की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो ये 4 बड़ी कंपनियां थी, इनकी एक हेड जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? तो वो थी भैया जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन। तो इन 4 कंपनियों की, जो 4 आपकी कंपनियां स्थापना होती हैं, आम जो आपकी आम बीमा कंपनियां थी, उनको मर्ज करके जो 4 कंपनियां बनाई, उनकी भी जो हेड कंपनी थी, यानी कि उनमें जो सबसे बड़ी जो हेड कंपनी थी वो कौन थी? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी थी? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको बता चुका हूँ कि 1973 में ही आपका अधिनियम पारित होता है। ठीक है, 1972 में अधिनियम आता है, 73 में बनता है, जिसी के तहत ही 4 कंपनियों की स्थापना हो जाती है। फिर बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, 1971 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की जाती है। आपकी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, अभी देखा आपने, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ये जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखोगे 1971 में आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ये सभी कंपनियों की हेड कंपनी होती है और इसकी स्थापना 1971 में की जाती है। फिर आगे बात आती है 1973 की। 1973 में यह कंपनी आम बीमा को नियंत्रित करने के लिए जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन में बदल दी जाती है। तो ये 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कारपोरेशन में कब बदला गया? तो आप कहोगे 1973 में बदला गया। ठीक है, तो ये पहले कंपनी हुआ करती थी, बाद में ये कारपोरेशन बना दिया गया पूरा का पूरा। तो ये आपको याद रखना है, 1971 में इसकी स्थापना होती है और 73 में एक कारपोरेशन बनता है। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट बता रहा है भैया सन 2002 की बात। सन 2002 के बारे में समझिए। सन 2002 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आम बीमा कंपनी से अलग कर दिया जाता है। अभी जो कारपोरेशन बन चुका था 1973 में, अब इसको अलग कर दिया गया कब? 2002 में। तो ये आपके 3 से 4 पॉइंट हैं जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट। कितनी कंपनियां बनी? ठीक है, 4 बनी थी। किस अधिनियम के तहत बनी? 1972 के अधिनियम के तहत बनी। और उसी के बाद 1971 में आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना होती है, 73 में कारपोरेशन बनाया जाता है और उसी को 2002 में क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1993 में मल्होत्रा समिति, ये नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम होगा आपका। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1999 में बीमा उद्योग विनियमित करने के लिए और विकसित करने के लिए एक समृद्ध निकाय के रूप में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं IRDAI। IRDAI जिसको बोलते हैं भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहोगे 1993 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, तो किस समिति की सिफारिश पर या किस समिति की रिपोर्ट पर? तो आप कहोगे मल्होत्रा समिति। और ये समिति 1993 में बनी थी और इसने 1999 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 1993 में मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1999 में बीमा उद्योग विनियमित करने के लिए और विकसित करने के लिए एक समन्वय निकाय के रूप में बनाया गया। उस निकाय का नाम क्या है? भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसकी स्थापना कब होती है? तो आप कहोगे 1999 में रिपोर्ट के बाद इसकी स्थापना हो जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मल्होत्रा कमेटी। तो मल्होत्रा कमेटी कब बनती है? 1993 में, रिपोर्ट आती है 94 में, और ये जो नियामक बोर्ड बनता है ये बनता है 99 में। सुझाव, नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव देता है। और 1999 में IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसकी स्थापना हो जाती है? तो आप कहोगे IRDAI, जिसका फॉर्म क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI की स्थापना हो जाती है कब? 1999। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया मल्होत्रा कमेटी के बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं बीमा के कार्य की, यानी कि बीमा के फंक्शंस की बात करते हैं, यानी कि कहें तो भैया फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के कार्य। तो बीमा के कार्यों को हम लोग दो रूप से देखेंगे। नंबर एक, बीमा के प्रधान कार्य और बीमा के गौण कार्य, यानी कि मेन काम क्या होता है उनके बारे में समझें। तो देखो बीमा के मेन काम यानी कि कह सकते हैं प्रधान कार्य क्या होते हैं, एक तो निश्चितता प्रदान करना, दूसरा सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा जोखिम का वितरण। तो तीन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि निश्चितता प्रदान करना, यानी कि पॉलिसी में क्या क्या चीजें हैं, निश्चितता प्रदान करना। और अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अगर कोई बीमा कंपनी अपने किसी भी नियम यानी कि रूल्स को, या फिर हम लोग कह सकते हैं किसी भी पॉलिसी को कस्टमर से छिपाती है, तो आपको पता होना चाहिए वहां पर कंपनी के सारे रूल्स जीरो हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वहां पर कंपनी के सारे रूल्स क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, अगर पॉलिसी में आपने उन रूलों को नहीं दिखाया है। चलो, तो आप बीमा के प्रधान कार्य समझ गए, निश्चितता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, जोखिम का वितरण करना। और बीमा के गौण कार्यों में देखें तो यानी कि ये इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं मोस्ट, ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बीमा के गौण कार्य की बात करें तो पूंजी सुलभ करना, व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाना, हानि का निवारण में योगदान करना, और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम होते हैं आपकी बीमा कंपनियों के। तो बीमा के कार्य क्या क्या होते हैं, अब बीमा कंपनी भाई देगी, बीमा क्लेम है ना। आगे बीमा बीमा की उपयोगिता की बात करते हैं। बीमा की उपयोगिता, अगर बीमा की उपयोगिता की बात करें तो आप देखेंगे नंबर एक, कारोबार का लाभ और समाज का लाभ और व्यक्ति का लाभ। यानी कि हम लोग बात करें बीमा के लाभ तो तीन टाइप्स होते हैं, एक तो कारोबार का लाभ हो सकता है, आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी, दूसरा सामाजिक तौर पर समाज का लाभ होगा, और यहाँ पर व्यक्तियों का लाभ होगा, यानी व्यक्ति का लाभ होगा, पर्सन का लाभ होगा जिसने बीमा कराया होगा। तो अगर हम लोग कारोबार की बात करें, कारोबार में लाभ किस तरीके से हो सकता है, तो आर्थिक सुरक्षा का साधन बनेगा भैया। आर्थिक सुरक्षा, अगर आपको कल कोई बीमा में कोई घाटा हो गया, कल को आपके बीमे आग लग गई आपकी दुकान में, तो आप क्या करोगे, बीमा से तुरंत क्लेम ले लोगे। ठीक है, यहीं पर तो कारोबार में कैसे लाभ होगा, आर्थिक सुरक्षा का साधन, दूसरा व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, यानी कि अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आप अपना बिजनेस और ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे साख, साख का आधार, यानी कि अपनी अलग अलग ब्रांचेस भी खोल सकते हैं, और बचत का साधन भी आपका बनेगा। तो कारोबार में इस तरीके से आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। फिर आता है समाज को लाभ। समाज को आपका बीमा से समाज को क्या लाभ होता है समझो, व्यवसायिक अस्थिरता से मुक्ति, और जीवन स्तर की स्थिरता से पूंजी निर्माण। अब मान लो समाज को किस तरीके से लाभ होगा, अब भैया आपने एक ले रखा था जीवन बीमा, जीवन बीमा आपने ले रखा है, तो आपने देखा कि भैया कल को आपकी फैमिली का, मैं नहीं कहता हूँ, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, मान लो कहीं एक सड़क दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना में आप सभी को चोट आती है ना। अब उसके लिए क्या होगा भैया, अब अब आप जाएंगे या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपके इलाज में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे खर्च करेगी, जो भी खर्च होता है सरकार कुछ ना कुछ, तो मैंने कहा कि आपको चोट लगी है तो मान लेते हैं सरकार खर्च कर रही है, तो सरकार दवाइयां देगी, इंजेक्शन, इलाज लेगी, आपका वहां पे जो खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट उठाएगी, मैं मानता हूँ, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट का भी तो पैसा खर्च होगा, और गवर्नमेंट में जो पैसा है वो किसका है, आम जनता का है, सभी लोगों का है ना। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उससे समाज को लाभ होगा। अब आपने इंश्योरेंस ले रखा था, तो जो भी आप कहीं भी चाहे प्राइवेट में या गवर्नमेंट जाएंगे तो आपका तुरंत कौन देगा, वो उस बीमे उस वो सारा का सारा आपका बीमा में क्लेम हो जाएगा, तो आपका जो भी खर्चा होगा वो कौन देगा, बीमा कंपनी देगी, है ना। तो जो आपका बीमा करता होगा वो कंपनी देगी। ठीक है, तो व्यावसायिक अस्थिरता से मुक्ति, जीवन स्तर की स्थिरता एवं पूंजी निर्माण, ये समाज को लाभ होता है। तथा व्यक्ति को लाभ, जोखिम से सुरक्षा, हानि संबंधी चिंता से मुक्ति, परिवार के लिए आवश्यक प्रबंध। अब देखो समझे, जोखिम से सुरक्षा, जोखिम सुरक्षा ऐसी है भैया, कल को आपकी दुकान में, है ना, मान लिया आग लग गई, अब आग लग गई, आपका तो सारा सामान जल गया, आपके पास तो कोई इकोनॉमी बची नहीं है जो आप दोबारा से उसको स्टेबलाइज कर पाए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, जोखिम सुरक्षा मिलेगी, आपका इंश्योरेंस होगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपका बॉन्ड देगी, और बॉन्ड से आप दोबारा से आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये हमें सुरक्षा मिलेगी। हानि संबंधी,
आपको मान लो आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, आपने उस बिजनेस का इंश्योरेंस ले रखा था, उसमें आपको बहुत ज्यादा हानि हो जाता है, डिप्रिशिएट हो जाता है, बहुत ज्यादा हानि हो जाती है, तो आप क्या होगा, उसको भी इंश्योरेंस में क्लेम कर सकते हैं, बॉन्ड ले सकते हैं। तीसरा, चिंता से मुक्ति, आपको चिंता नहीं होगी कि भैया कल को मेरे बिजनेस में हानि होगा, लाभ होगा, तो आपको चिंता, थोड़ा सर दर्द कम रहेगा कि अगर मान लो हानि भी होती है तो हमें कोई ना कोई ऐसा है जो हमारा सपोर्ट करेगा। कौन करेगा? हमारी बीमा कंपनी करेगी, ठीक है। फिर बात है परिवार के लिए, तो परिवार के लिए मैं बता ही दूंगा आपको, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, आपकी वाइफ बीमार हो जाएगी, पत्नी बीमार हो जाएगी, आपके पास पैसे नहीं है, अपने इंश्योरेंस में तो सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो ये आपकी इस तरीके से व्यक्ति के लाभ है, समाज को क्या लाभ है और कारोबार में क्या लाभ है, आप समझ चुके हैं। तो बीमा की उपयोगिता के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीमा के प्रकार की बात करते हैं। तो बीमा के प्रकार में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से बीमा होते हैं। तो नंबर 1, समुद्री बीमा। यही सबसे पहला बीमा था जो स्टार्ट हुआ था। कौन सा? समुद्री बीमा। कैसे कैसे हुआ था, मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से सारी चीजों को समझाया है। दूसरा आता अग्नि बीमा। दूसरा कौन सा है हमारा? अग्नि बीमा, जैसे आग वाग लग गई भैया, फायर वाला, ठीक है। तीसरा आता लाइफ इंश्योरेंस, आपका जीवन बीमा, अपने अपने लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस रखा है। तीसरा आता सामाजिक बीमा, है ना। और लास्ट में विविध। विविध में आपके बहुत सारे बीमा आ जाएंगे, चाहे घर के लिए हो जाए, आपका फसल के लिए हो जाए, आपका किसी के लिए भी हो सकता है, तो आपके विविध में और सारे बीमे आ जाएंगे। तो ये है आपके बीमा के प्रकार, ठीक है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3-4 बीमे आपको समझ लेने हैं। अब बात आती है भारत बीमा अधिनियम 1938। जो आपका भारत बीमा अधिनियम आया था, मैंने बताया 1938 में आया था। इसी के बाद में आपका इसी अधिनियम के तहत 1956 में क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है जीवन बीमा कंपनियों का, ठीक है, जिसमें 245 कंपनियों को मिलाकर के कंपनी बनती है। तो अब हम लोग इसी को समझने वाले हैं, बीमा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंश्योरेंस। तो नंबर 1, कारोबार के आधार पर बीमा का वर्गीकरण, और दूसरा आता है संबद्ध जोखिम के आधार पर बीमा का वर्गीकरण। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कारोबार के आधार पर कारोबार के आधार पर बीमा का वर्गीकरण। तो कारोबार के आधार पर देखेंगे, नंबर 1 जीवन बीमा, दूसरा साधारण बीमा, और तीसरा सामाजिक बीमा। अगर हम लोग जीवन बीमा की बात कर ही चुके हैं, सामाजिक आपको समझ में आ गया होगा। साधारण बीमा की बात करें, साधारण बीमा में आते हैं आपके समुद्री बीमा, अग्नि बीमा और विविध बीमा। तो ये सारे के सारे बीमा जो आते हैं वो किस में आते हैं? ये आपके आते हैं साधारण बीमा में। तो आप समझ गए। तो ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ, बस मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। आगे आता है संबद्ध जोखिम के आधार पर बीमा का वर्गीकरण। तो आप कहेंगे व्यक्तिगत बीमा, दूसरा आता है संपत्ति बीमा, और तीसरा आता है दायित्व बीमा, और चौथा है आपका गारंटी बीमा। तो ये आपके हो गए संबद्ध जोखिम के आधार, समृद्ध जोखिम के आधार पर बीमा का क्लासिफिकेशन। यानी कि व्यक्तिगत बीमा आपका पर्सनल बीमा, संपत्ति का बीमा आपने अपनी संपत्ति ली है उसका बीमा करा के रखा है, दायित्व बीमा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीमा कराया है, और इसके बाद आता है गारंटी बीमा। तो ये आपके समृद्ध जोखिम के आधार पर बीमा का वर्गीकरण हो गया। फिर बीमा के सिद्धांत। अब बीमा के सिद्धांत की बात करें तो नंबर 1, बीमा के आपको लगभग 8 सिद्धांत पढ़ने को मिलेंगे, 7 से 8 सिद्धांत हैं बीमा के। तो उसमें सबसे पहला आता है योगदान का सिद्धांत। ये मोस्ट इंपोर्टेंट होगी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो योगदान का सिद्धांत। दूसरा आता है निकटतम कारण सिद्धांत। तीसरा आता है हानि को कम करना, यानी कि जिसको बोलते हैं समन का सिद्धांत, यानी कोई आपकी हानि हुई है तो उसको कम करने का सिद्धांत। तो नंबर 1 योगदान का सिद्धांत, निकटतम कारण का सिद्धांत, हानि को कम करने का सिद्धांत। चौथा आता है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। नंबर 4 है आपका अधिकार समर्पण का सिद्धांत। नंबर 5 क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। आपको कोई दिक्कत होती है तो उसकी क्षति जो आपकी हानि हुई है, मान लो आपने बीमा करा रखा था जानवरों का, और उसमें से कोई जानवर मर गया आपका किसी कारणवश, है ना, तो आपने अगर उसका इंश्योरेंस करा रखा था तो आपको क्षति जो होगी, उसकी जो हानि होगी, उसकी जो कीमत होगी, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। कहता पूर्ण विश्वास का सिद्धांत। और उसके बाद अगला आता है बीमा योग हित का सिद्धांत। अगला आता है बीमा योग हित का सिद्धांत। तो ये कुछ सिद्धांत है आपके बीमा के सिद्धांत, इनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, चलो, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा ओल्ड ईपीएफओ, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ भैया, यूपीएससी ईपीएफओ 2026। ये बैच आपको मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा मात्र 399 रुपए में। इसमें आपको सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। इसके बाद में सब आपको कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और उसके बाद में आपको 5 मॉक टेस्ट यहाँ पर मिलने वाले, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको देखने को
मिलेंगे। तो आपको जाना है कहाँ, एग्जाम वेब ऐप पर, और वहां से आपको ईपीएफओ बैच को ज्वाइन कर लेना है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं भाई। हम लोग पढ़ रहे थे योग बीमा के सिद्धांतों के बारे में। अब नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग भैया। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत क्या है भैया? क्षतिपूर्ति का सिद्धांत सिंपल सी बात कहता है, जितना नुकसान उतनी क्षतिपूर्ति, यानी कि जितना आपका नुकसान हुआ है उतने की हम क्या कर देंगे, भरपाई कर देंगे। तो ये आता है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। यानी बीमा कंपनी बीमा धारक को कवर किए गए नुकसान की स्थिति में नगद निपटान के साथ मुआवजा देती है। यानी कि आपकी, मैंने बताया आपने अपने जानवरों का इंश्योरेंस करा रखा था सिंपल सी भाषा में, और आपकी एक, मान लिया भैंस खत्म हो गई, भैंस या बकरी जो भी था, मान लिया आपकी एक भैंस खत्म हो गई और इसकी कीमत प्रेजेंट टाइम में 80,000 थी। अगर इसकी प्रेजेंट टाइम में कीमत 80,000 थी तो क्या होगी, बीमा कंपनी तुरंत ही आपको भैया जिस टाइप की कीमत होगी, जितनी उसकी, उस टाइप से उसको वो आपको पैसे दे देगी। तो 80,000 रुपए आपको क्षतिपूर्ति के रूप में मिल जाएंगे। तो ये तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जितना नुकसान उतनी क्षतिपूर्ति। तो बीमा कंपनी बीमा धारक को कवर किए गए नुकसान की स्थिति में नगद निपटान के साथ मुआवजा देती है। आगे आता है दूसरा, निकटतम कारण का या आसन्न कारण का सिद्धांत। निकटतम कारण या आसन्न कारण का सिद्धांत ये क्या कहता है, यहाँ पर सबसे पहले क्षति का प्रथम कारण देखा जाता है, यानी क्षति किस कारण से हुई है ये देखा जाएगा। उस कारण जो आपने देखा कि जो क्षति हुई है वो किस कारण से हुई, और उस कारण में क्या बॉन्ड दिया जा सकता है, जब तक वो इंक्वायरी करेंगे। अगर बॉन्ड के, अगर हमारी पॉलिसी में आ रहा है तो हम उसको बॉन्ड देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्षति का प्रथम कारण देखा जाता है, उसके बाद बीमा कंपनी बीमा धारक को क्षतिपूर्ति देती है। यानी कि निकटतम कारण का सिद्धांत, यानी कि जो आपकी क्षतिपूर्ति बाद में होगी, पहले देखा जाएगा कि इसका कारण क्या है, जो आपको हानि हुई है, क्षति पहुंची है, इसका मेन कारण क्या है, और उस कारण को अगर पॉलिसी में रखा गया है तो क्षतिपूर्ति दी जाएगी, है ना। ये आता है भैया निकटतम कारण का सिद्धांत। बीमा पॉलिसी केवल उन हानियों की पूर्ति करता है जो पॉलिसी में चर्चित यानी जोखिमों के परिणाम से होती हैं। यानी कि जिनको पॉलिसी में रखा गया है, अगर बेकारण है तो ही बीमा कंपनी आपको क्लेम देगी। बात समझ में आ गया। जब हानि दो या दो से अधिक कारणों की वजह से हुई हो तो हानि की पूर्ति तभी होगी जब वह निकटतम कारण से जुड़ी हुई हो। समझ गए ना आप। मान लो आपको जो हानि हुई है वो कोई दो कारण है होने के, अगर दो या दो से अधिक कारण हैं तो आप कंपनी क्लेम तभी देगी जब आप देखेंगे भैया कि जो आपका कारण है वो कारण आपका पॉलिसी में है या नहीं है। तो ये हो गया आपका निकटतम कारण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, बीमा योग हित का सिद्धांत। आगे हम देखते हैं नंबर 3, योग हित का सिद्धांत। योग हित का सिद्धांत क्या कहता है, बीमा धारक जिसके लिए भी बीमा कर रहा है, यानी बीमा धारक जिसके लिए भी बीमा कर रहा है या बीमा लेने जा रहा है, उसके बीच में संबंध होना आवश्यक है। ये कहता है हमारा बीमा योग हित का सिद्धांत। यानी कि जो बीमा धारक जिसके लिए भी बीमा कर रहा है या जिसके लिए बीमा लेने जा रहा है, उसके बीच उसका संबंध आवश्यक है। तो उसके बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो ये सिद्धांत कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि बीमा धारक और बीमा लेने वाले व्यक्ति के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना आवश्यक है, जरूरी है। तो ये कहता है बीमा योग्यता का सिद्धांत। दूसरा आता है योगदान का सिद्धांत। योगदान का सिद्धांत क्या कहता है, बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान, यानी कि जितना दावा कर रहा है दावे का भुगतान कर देने के पश्चात बीमाकार को अन्य देनदार देनदार बीमा करों से हानि की राशि में उसके भाग को वसूल सकता है। बात समझ में आई आपको कि योगदान का सिद्धांत क्या कहता है, बीमा के अंतर्गत, जैसे मैं बताया था लुटेरे लूट गए तो हम लोग सब लोग मिलके देंगे, यानी एक फंड बना लेंगे उसमें से देंगे। तो बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान, जो भी दावा किया गया है, भुगतान कर देने के पश्चात, यानी कि बीमा कंपनी ने जो आपको हानि हुई तो आपका तो आप उनको क्या किया, आपको तो पैसे मिल गए। मैंने बताया समुद्री लुटेरे थे, आपका सामान लूट गया तो फंड में से आपको निकाल के तो पैसा दे दिया गया। अब उस फंड में पैसा तो बचा नहीं होगा, तो उस फंड में पैसा कहाँ से आएगा, तो उस फंड में पैसा आएगा, वही उसी की बात कर रहा है कि बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान कर देने के पश्चात
बीमाकार को अन्य देनदार बीमाकारों से हानि की राशि में उनके भाग को वसूल सकता है। यानी कि अब भैया फंड में तो समुद्र लुटेरे लूट ले गए थे, उसके बाद आपके फंड में मान लिया जो भी पैसा था आपने वो तो उसके बिजनेस में लगा दिया, अब फंड में पैसा बचा नहीं है तो फंड में पैसा कहाँ से आएगा, हम सब लोग बाकी लोगों से लेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये है हमारा योगदान का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं समन का सिद्धांत, अगला आता है नंबर 5 हमारा समन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं समन के सिद्धांत की ओर। तो समन का सिद्धांत क्या कहता है, समन का सिद्धांत सिंपल सा बात करता है भैया, ये सिद्धांत कहता है कि कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना के दौरान नुकसान को कम होने का कितना प्रयास किया गया है। यानी कि ये सिद्धांत कहता है, समन का सिद्धांत, कि कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना के दौरान नुकसान को कम करने के लिए कितना प्रयास किया गया है, और यदि प्रयास नहीं किया गया है तो पॉलिसी क्लेम करते समय कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। जैसे सिंपल सी भाषा में समझना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक बाइक थी, ठीक है, और उसने आपने बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा था, या सेकेंड पार्टी या फर्स्ट पार्टी कोई भी करा रखा था। अब मान लो दुर्घटना का कारण है कि आप गए भैया और अपनी बाइक को खड़ा करिया, अपने एक बड़े से पहाड़ पे खड़ा किया और उसको वहां से धक्का दे दिया, है ना। तो अब बताओ इस कंडीशन में क्या बीमा कंपनी आपको क्लेम देगी? नहीं देगी, क्योंकि कंपनी क्या देखेगी, सबसे पहले कारण देखेगी। अब आप कितना भी कहें कि हमने पहाड़ी पर जाकर के गाड़ी अपने आप से गिर गई या कुछ भी बोल दो, लेकिन वो कहेगी ऐसा तो पॉलिसी में ही नहीं है। आप पहाड़ी पर उतनी ऊंची बाइक लेके गई क्यों, है ना। तो वही बता रहा है भैया, ये सिद्धांत कहता है कि कोई दुर्घटना हो तो उस दुर्घटना के दौरान नुकसान को कम करने का कितना प्रयास किया गया है, और यदि प्रयास नहीं किया गया है तो पॉलिसी क्लेम करते समय कंपनी आपके क्लेम को क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी, क्लेम नहीं देगी। कंपनी तो ये कहेगी तुम पहाड़ पे लेने क्या गए थे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, नंबर 6 आता है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं परम सद्भावना का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हम लोग? परम सद्भावना का सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित यानी जो इंश्योर्ड होता है, जो बीमित व्यक्ति होता है, और बीमा करता यानी इंश्योरर को सब सही सही घोषणा की जानी चाहिए। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, पूर्ण विश्वास का सिद्धांत कहता है कि भैया अब आप ये मत कहो, आप हमसे झूठ मत बोलो, यानी कि सही सही बताओ क्या क्या दिक्कत हुई थी, किस वजह से दुर्घटना हुई, तो हम आपको क्लेम करवा सकते हैं या देंगे। ये भैया क्या होता है, ये होता है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत। यानी कि बीमित व्यक्ति को बीमा कंपनी पर और बीमा कंपनी को बीमित पर क्या होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वही कहता है पूर्ण विश्वास का सिद्धांत, परम सद्भावना का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बीमित यानी इंश्योर्ड और बीमा करता इंश्योरर को सब सही सही घोषणा की जानी चाहिए, यानी सही सब जो है एकदम सही सही बताना है, ठीक है। चलो अगला आता है अधिकार समर्पण का सिद्धांत है, यानी अधिकार का समर्पण का सिद्धांत क्या कहता है, इनके इसके अनुसार क्या होता है, बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से, यानी कोई थर्ड पार्टी है तो बीमाकर्ता को तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का पीछा करने की अनुमति देता है जिससे कवर की गई बीमा हानि हुई हो। बात समझ में आ गया। यानी अधिकार समर्पण का सिद्धांत कहता है, इसके अनुसार बीमाकर्ता जो तीसरे पक्ष है, यानी कोई थर्ड पार्टी है, बताइए भाई थर्ड पार्टी बीमा जो आप कराते हैं, तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का पीछा करने की अनुमति देता है और जिससे कवर की गई बीमा हानि हुई हो। यानी कि मान लो आपने बाइक का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा रखा है और आपको किसी ट्रक वाले ठोक दिया, आपकी बाइक टूट गई है, तो आप कंपनी से क्लेम नहीं करेंगे, कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने दिया किसको, आप थर्ड पार्टी कराए ना, तो कोई तीसरा व्यक्ति जिसने आपकी गाड़ी को ठोका है आप उससे उसकी रिकवरी करवाइए। बात समझ में आ गई। तो ये कहता है हमारा अधिकार समर्पण का सिद्धांत। तो ये आपके कुछ सिद्धांत है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IRDAI की, यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। भारत का बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी बात करेंगे हम लोग। तो देखो इसकी स्थापना के बारे में बता चुके, स्थापना 1999 में होती है, पहले भी आप समझ चुके हैं। और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण 1999 में इसकी स्थापना होती है, 2014 में इसको IRDAI के रूप में नामित किया जाता है। यानी कि जो इसका नाम आता है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत जो इसका नाम आता है वो कब बनता है भैया, IRDAI कब बनता है, 2014 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में।
और अगर वर्तमान में पूछा जाए, पहला मुख्यालय जो होता है ये दिल्ली में, और वर्तमान में पूछा है तो आप कहेंगे कहाँ है, हैदराबाद में। इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे इसका वर्तमान मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसका जब इसकी कह सकते हैं इसका जब नामकरण किया गया था, तब जब इसकी स्थापना के बाद इसका नामकरण हुआ था, तब इसका मुख्यालय कहाँ था, तो आप कहेंगे दिल्ली में। तो पहले मुख्यालय इसका दिल्ली में था, वर्तमान में इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में है, ठीक है। और 2001 में IRDAI इसका मुख्यालय दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट किया गया था, समझ गए। तो 2001 में IRDAI का मुख्यालय दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है नोट पॉइंट में, ये बहुत ज्यादा याद रखना। ये एक बार नहीं भी पूछेगा, लेकिन ये पूछने के प्रबल चांस रहते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बीमा नियामक अधिनियम कब आया, 1999 में। 2014 में इसको नामकरण किया गया, और इसका जो मुख्यालय है ये स्थानांतरण कब हुआ, तो 2001 में दिल्ली से मुख्यालय कहाँ पहुंचा दिया गया, हैदराबाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1938 का बीमा अधिनियम जो हमने आपको बताया था, 1938 का जी बीमा अधिनियम जो आया था उसके बारे में। तो देखो 1938 के बीमा अधिनियम में क्या कहा गया था कि इसके लिए एक तो आपके लिए कि जो राज्यों को दायित्व सौंपा गया, एक तो राज्यों को दायित्व सौंपा गया था, और दूसरा कहा गया था कि इनकी समय समय पर जांच की जाएगी। जो आपकी प्राइवेट बीमा कंपनियां थी उनकी समय समय पर जांच की जाएगी। लेकिन जनवरी 1956 में क्या होता है, 245 कंपनियों को मर्ज करके के एक LIC की स्थापना, जीवन बीमा कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, ठीक है। चलो, तो 1938 का बीमा अधिनियम भारत के बीमा उद्योग के नियंत्रण करने वाला प्राथमिक कानून लेकर के आता है, जिसको बोलते हैं IRDAI को नियम बनाने का अधिकार मिलता है। इसी अधिनियम के तहत, किसके 1938 के अधिनियम के तहत में IRDAI को नियम बनाने का अधिकार मिलता है, ठीक है। अब नोट पॉइंट में समझिए, अन्य अधिनियम जैसे अभी आपको बताया था समुद्री बीमा, बताए थे ना, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, बीमा समझाए थे। तो वहीं पर देखो एक अन्य अधिनियम जैसे आपका बीमा समुद्री अधिनियम कब आता है, तो आप याद रखेंगे 1963 में, या समुद्री बीमा अधिनियम कब आता है, 1963 में। और आपका सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम कब आता है, 1991 में, ठीक है। और ये बीमा व्यवसाय और कार्यों के कुछ क्षेत्रों में भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 और आपका सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इसके अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कितने सदस्य हैं भैया, 10 सदस्य हैं, ठीक है। एक अध्यक्ष होता है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, अभी बता दिया, एक अध्यक्ष होगा तो 9 अन्य सदस्य बन जाएंगे, और कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। और पुनर्नियुक्ति के पात्र अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। यानी कि आप समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में कि भैया जो संरचना इसकी कैसी है, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य में एक आपका अध्यक्ष होता है और 9 अन्य सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष के लिए कहा जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। और इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष, यानी कि अगर आप दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी पुनर्नियुक्ति होनी चाहिए है, अगर इनकी पुनर्नियुक्ति होनी है तो ये कब तक हो सकती है, जब तक इन्होंने 65 वर्ष की आयु कंप्लीट ना की हो। लेकिन हर 5 वर्ष में इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो ये आप बात समझ में आ गई। अगर हम लोग पूर्णकालिक सदस्य की बात करें तो इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। कार्यकाल बताइए जो 5 वर्ष का होता है, तो 5 आपके पूर्णकालिक हो गए। अब उस 5 में कौन एक शामिल होगा, तो एक अध्यक्ष आपका शामिल होगा, ठीक है। अब आंशिक कार्यकाल सदस्य कितने हैं, तो 4 हैं, 4, और इनका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, जो आंशिक कालीन सदस्य जो होते हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। जो आपको 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, कब तक की जा सकती है, जब तक कि 65 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं उद्देश्य की। तो उद्देश्य देखेंगे बीमा की पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, ठीक है, और बीमा उद्योग का विनियमन करना, ये इसका उद्देश्य होता है। शासनादेश, तो भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग के विनियमित और लाइसेंस यानी कि कह सकते हैं विनियमित और लाइसेंस देने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये होता है आपका भैया किसके पास में, जो आपका IRDAI है, ठीक है। यानी कि आपका जो
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है इसके पास में, ठीक है। ये अथॉरिटी कब बनती है? 2014 में, याद रखेंगे। आगे आगे बात करते हैं बीमा लोकपाल नियम 2017 के बारे में। बीमा लोकपाल नियम 2017, इसको समझिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 द्वारा आईआरडीआई एक्ट जो आपका 1999 में आता है, इसी के तहत लोकपाल नियम आता है 2017 में। लोकपाल शिकायत की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ठीक है। इसकी सुनवाई कौन करेगा? भाई केंद्र सरकार करेगी। लोकपाल शिकायत की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार बीमा लोकपाल का कार्यकाल स्थापित किया जा सकता है। यानी कि अगर मान लो सिंपल सी भाषा में, जो लोक शिकायत की सुनवाई के लिए, यानी कि जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा आईआरडीआई की स्थापना हुई है, ये क्या करेगी भैया? बीमा लोकपाल के कार्यकाल को स्थापित कर सकती है इस अधिनियम के तहत, जब वो सुनवाई ना करे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अधिनियम कब आता है? 2017 में इसी अधिनियम के तहत इसका चयन होता है। और लोकपाल के चयन के लिए बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा, इनमें से इसका चयन किया जा सकता है। जो आपका लोकपाल होगा, इसका बीमा उद्योग, सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा और न्यायिक सेवा से इसका चयन किया जा सकता है। इनमें से किसी भी अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बीमा लोकपाल सुनिश्चित किया जा सकता है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया क्या होती है इसके? तो चयन की प्रक्रिया है, ये आईआरडीआई का अध्यक्ष होना चाहिए, चयन समिति का अध्यक्ष होना चाहिए, यानी चयन समिति का मेंबर होना चाहिए और आईआरडीआई का अध्यक्ष होना चाहिए। तो इसको सॉरी चयन प्रक्रिया में चयन समिति का अध्यक्ष होना चाहिए और आईआरडीआई का सदस्य होना चाहिए, सदस्य हो अध्यक्ष हो कोई भी, तो ये लोकपाल बीमा लोकपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। बीमा लोकपाल कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होती है। अब जीवन बीमा का महत्व, आगे बात करते हैं जीवन बीमा का महत्व। तो बता चुके हैं कुछ महत्वों के बारे में। अभी हम लोगों ने जो आपके आम बीमा है इनके महत्वों को समझा था, अब हम लोग समझते हैं जीवन बीमा के महत्व। जीवन बीमा के महत्व तो देखो, सुरक्षा साधन के रूप में, और दूसरा आता है निवेश के रूप में, और तीसरा आता है निवेशक संस्था के रूप में जीवन बीमा, यानी जीवन बीमा के अन्य लाभ, ठीक है। इनको हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं सुरक्षा साधन के रूप में, तो पारिवारिक सुरक्षा, संतान हेतु व्यवस्था, वृद्धावस्था की व्यवस्था और व्यावसायिक सुरक्षा, संपदा की व्यवस्था। तो आप देखें, पारिवारिक सुरक्षा बता चुका आपको, आपकी पूरी फैमिली के साथ जा रहे थे और कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया है ना, तो वो सारे कवर हो जाएंगे। संतान हेतु, और दूसरा है वृद्धावस्था में, बुढ़ापा है तो करवा लो भाई, बुढ़ापे में घुटने दर्द करेंगे, चल नहीं पाओगे, फिर तुम्हारी नी सर्जरी होगी, है ना। व्यवसायिक सुरक्षा और संपदा कर की व्यवस्था। जीवन बीमा के अन्य लाभ क्या है? कार्य क्षमता बढ़ाएगा, सामाजिक लाभ देगा, बचत को आपका नियमित करेगा। चलो इन सभी लाभों के बारे में बता चुके हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी, इसकी स्थापना बता चुका हूँ, कब हुई थी? 56 में। कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। एलआईसी ने अपने 2.2% शेयर किसको दे दिए हैं भैया? तो आप कहोगे एलआईसी ने अपने 2.2% शेयर आईसीआईसीआई बैंक को बेच दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे करंट में पूछा जा सकता है। तो एलआईसी ने अपने 2.2% शेयर किसको दिए हैं? आईसीआईसीआई बैंक को बेच दिए हैं। 2.2% मतलब 13.8 करोड़ रुपए, ठीक है। 13 पॉइंट, जो आपके प्रेजेंट टाइम में 2.2% शेयर कितने के हैं? तो लगभग 13.8 करोड़ के हैं, ठीक है। अब आईआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। आगे आता है जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। तो बता चुके हैं जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में होता है। साधारण बीमा 1972 में होता है और यह अधिनियम 1 जनवरी 1973 से प्रभावी होता है, लागू होता है। बता चुकी हैं सारी चीजें आपको। भारतीय साधारण बीमा नियम, तो भारतीय साधारण बीमा निगम, इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा होती है और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसकी स्थापना होती है। 22 नवंबर 1972 को सरकारी कंपनियों के रूप में इसे निगमित किया गया था। भाई 1972 में ही तो अधिनियम आया था,
जिसके तहत 170 लगभग 170 कंपनियों को मिलाकर के 4 बड़ी कंपनियां बनाई गई थी, है ना। आगे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है। तो आप कहोगे पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण, इसकी स्थापना होती है 1999 में। एक परियोजना लाई जाती है जिसको बोलते हैं ओशियन, ठीक है। तो ये अगला आता है पॉइंट। 23 अगस्त 2003 को भारत में पेंशन को बढ़ावा देने के लिए अंतरिम पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। कब? 23 अगस्त 2003 को। ये डेट याद रखना, ठीक है। अधिनियम 1900 अधिनियम है 19 सितंबर 2013 को पारित होता है और फरवरी 2014 में अधिसूचित किया जाता है। आगे है भारत सरकार द्वारा चलाई गई कुछ बीमा योजना। तो ये बीमा योजना समझ लो, या फिर मैं बीमा योजना आपको एक अलग क्लास में कंप्लीट करा दूंगा सारी की सारी। तो समझ लेते हैं कुछ बीमा। तो नंबर 1 है भैया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो दूसरी है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। नंबर 3 कर्मचारी राज्य बीमा योजना। चौथी है आपकी प्रधानमंत्री व्यक्ति ज्योति बीमा योजना। पांचवी है प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना। और छठी है आम आदमी बीमा योजना। और सातवीं है आपकी आयुष्मान भारत योजना। आठवीं है आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नौवीं है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 10वीं है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और 11वीं है आपकी पुनर्निर्मित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ठीक है। तो इन योजनाओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक छोटी सी क्लास आएगी लगभग 30 से 40 मिनट की, उसमें मैं इसको सारी चीजों को कवर करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं दोबारा एक बार आपको बताना चाहूंगा, ये है हमारा भैया प्यारा सा ईपीएफओ का बैच जो आप ले सकते हैं मात्र 399 रुपए में। इसके लिए आपको कहाँ जाना है? तो इसके लिए आपको जाना है एग्जाम वेव ऐप पर। एग्जाम वेव ऐप पर ये मिल जाएगा आपको मात्र 399 रुपए में, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ पिछली बार लगभग जो हमारा ओल्ड ईपीएफओ बैच था, इससे लगभग 12 बच्चे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे। उसमें से 4 कंप्लीटली क्रैक हो गए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उस टाइम पे तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। इस बार हम लोग इंटरव्यू के लिए भी आपको तैयार करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर आप हमारे नए स्टूडेंट हैं तो आपको ये मिल जाएगा मात्र 499 रुपए में। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ईपीएफओ 35। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो ये मिलेगा आपको मात्र 399 रुपए में। इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है ओल्ड ईपीएफओ, ठीक है। तो जल्दी से जाइए एग्जाम वेब ऐप पर और बैच को ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।